नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 6 जून की। 6 जून को दो घटनाएं, एक जहां पर इंडी अलायंस की अगली बैठक होने वाली है और दूसरा कॉकरोच पार्टी का एक कॉकरोच या हम कहें कि संस्थापक अभिजीत दीपके, वो अमेरिका से भारत आ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने, और ट्वीट किया है कि सब लोग उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े रहे। अब दोनों घटनाएं आपस में किस तरीके से लिंक है उसके ऊपर हम आएंगे। उससे पहले हम समझते हैं इंडी अलायंस की स्थिति। एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विपक्ष को एक जगह पर एक रिंग में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब तक विपक्ष एकजुट नहीं था। आगे होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन एक तरीके से कुछ एक पार्टियों को हम छोड़ दें जिसमें एक आम आदमी पार्टी है, उसके अलावा सारा विपक्ष और उसकी स्थिति एक ही जैसी है। और वो स्थिति इसलिए बनी क्योंकि अब तक इस अलायंस में ममता बनर्जी एक तरीके से अलग, या हम कहें कि अलग राह पर चल रही थी, और उनके साथ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का पूरे तरीके से सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दरकिनार करने की या उनसे आगे निकलने की, आप कह सकते हो कि राहुल गांधी के नेतृत्व को अस्वीकार करना, अब तक यह चल रहा था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह गठबंधन बना क्यों था। तो इस गठबंधन का मकसद ना लोकतंत्र बचाना था ना संविधान बचाना था। इस गठबंधन का एक ही मकसद था, और वो था नरेंद्र मोदी का विरोध करना, मोदी विरोध में। तो मोदी विरोध में वंशवादी पार्टियां, क्योंकि एक तरीके से 2014 के बाद में जो बदलाव आया, तो जनता की सोच में नरेंद्र मोदी ने वंशवाद और परिवारवाद, आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी राजनीति को हटाना। तो आपको लगता होगा कि राहुल गांधी संविधान की जो प्रति है वो पॉकेट में रखकर वो निकलते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। और उस पार्टी के, जिस पार्टी ने इस लोकतंत्र को कई बार जो है वो शर्मसार किया हो, और साथ वाली जो पार्टियां हैं जो इसी लोकतंत्र में आप कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी से एक तरीके से बदला लेने के लिए, एक तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई, फिर चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, या फिर ममता बनर्जी, वो तो खुद जो है वो इसी पार्टी से निकली, शरद पवार की आप बात कर सकते हो। ये वो पार्टियां हैं जो या तो कांग्रेस पार्टी से निकली है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़कर खड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद इन पार्टियों में क्या हुआ, ये पार्टियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार की बनकर रह गई, जिसमें परिवार के लोग और रिश्तेदारों के लोग, इन लोगों का कब्जा होने लगा, और यही लोग जो है वो राज करने लगे। तो नरेंद्र मोदी ने इस तिलिस्म को तोड़ा, और जब से यह चला है तब से परिवारवाद पार्टियों की सामत आई पड़ी। तो ऐसी स्थिति में जिस अलायंस के सूत्रधार बने नीतीश कुमार, आप याद करिए 2022, जब नीतीश कुमार पूरे देश में घूम रहे थे और जहां पर विपक्ष की सरकारें थी, उनके मुख्यमंत्रियों से या उनके लीडर्स से मुलाकात करके एक गठबंधन बनाया। तो उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी हिस्सा थी, क्योंकि 2 बार से संसद में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि शायद क्षेत्रीय दलों की मदद से वो इस भूमिका में आ जाए। और जब देश की हम बात करते हैं तो आप देश की जनता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को 44 से 99 सीटों पर पहुंचाया, तो उसका मकसद आप लोकतंत्र को बचाना या संविधान को बचाना नहीं, उसका मतलब यह था कि लोकतंत्र को जिंदा रखना, जिसमें विपक्ष की भी एक भूमिका हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि उसके बाद में विपक्ष की भूमिका क्या कांग्रेस पार्टी ने निभाई, तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की राजनीति को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दी, और यही एक वजह थी कि सबके अपने स्वार्थ थे, और इन्हीं स्वार्थों की वजह से इंडी अलायंस पूरा जो है वो एक तरीके से भेंट चढ़ गया। 3 मीटिंग हुई, पहली पटना में हुई जहां नीतीश कुमार आते हैं, उसके बाद बेंगलोर गई, और बेंगलोर से मुंबई, और मुंबई आते आते स्थिति यह बन गई कि अखिलेश यादव के भाई भावी प्रधानमंत्री होने के पोस्टर
लगने लग गए, ठीक इसी तरीके से ममता बनर्जी के भी लगने लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि 6 जून को ही क्यों? तो 6 जून को इसलिए क्योंकि जिस लाइन में बाकी पार्टियां खड़ी थी, अब ममता बनर्जी भी उसी लाइन में आकर खड़ी हो गई। आज ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति यह है कि अभिषेक बनर्जी की सड़क पर धुलाई होने के बाद और कल्याण बनर्जी की धुलाई होने के बाद ममता बनर्जी मीटिंग बुलाती है और 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी के लिए आने वाला समय कितना मुश्किल से भरा हुआ हो सकता है। तो अब रही से ही जो टीएमसी है, जिसकी राजनीति है, उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी को लगता है कि अब उसको उस खेमे में जाना ही पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से बात की और 6 जून को मीटिंग निर्धारित की। अरविंद केजरीवाल पहले से ही जो है वो नकार चुके हैं, क्योंकि उनका कहना यह था कि लोकसभा के लिए, और जब पंजाब की हम बात करते हैं, एक ही ऐसा राज्य जो आम आदमी पार्टी के साथ है, जिस तरीके से टीएमसी की स्थिति थी, तो अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन में कब शामिल होंगे। तो कहने को आप कह सकते हैं कि 2027 के पंजाब का विधानसभा चुनाव हारने के बाद, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में विधानसभा चुनाव हराएगा कौन? क्योंकि पंजाब में इस वक्त स्थिति जो है राजनीतिक तौर पर, आम आदमी पार्टी कमजोर है, पंजाब की जनता ठगा हुआ महसूस करती है, लेकिन विकल्प नहीं है। और विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह, अभी जो चुनाव हुए 2 दिन पहले, जिनका चुनाव परिणाम आया, चन्नी का ग्रुप, प्रताप सिंह बाजवा ग्रुप और राजा बड़े खुलकर जो है वो राहुल गांधी के सामने ही तू मैंने करने लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस दौर से, किस स्थिति से गुजर रही है। तो 6 जून को गठबंधन की मीटिंग होगी और इसमें वो पार्टियां भी शामिल होगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की बात करें या फिर शरद पवार की, जिनके पास में कुछ भी खोने के लिए है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होगा और वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। तो दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी, जिसके संस्थापक आप कह सकते हैं अभिजीत दीप के, और एक समय जब वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के एक तरीके से कम्युनिकेशन हेड रह चुके हो, तो अब इसकी जरूरत क्यों हुई? इसकी जरूरत हुई इसलिए क्योंकि ये सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि सत्ता में अगर नरेंद्र मोदी को हटाना है तो इस देश को बड़े आंदोलन की आग में झोंकना पड़ेगा। इसलिए लगातार जेएनजी का आह्वान किया जाता है और जेएनजी का आह्वान करते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बेटे और बेटी की अगर हम बात करें तो वो सड़क पर नहीं उतरते। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो है वो कई बार कह चुके हैं और ठीक इसी तरीके से दूसरी पार्टियां भी जेएनजी से आह्वान कर चुकी है, लेकिन जेएनजी सड़कों पर नहीं उतर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अभिजीत दीप की, जो अमेरिका से आकर भारत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम धर्मेंद्र प्रधान को क्लीन चिट दे रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के कुछ फैसले ऐसे हैं जो विवादास्पद रहे हैं और सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी तरीके से ऐसी जो परीक्षा है उसमें इस तरीके से पेपर लीक ना हो, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी कतई जो है वो उम्मीद नहीं की जा सकती, तो विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक मंशा से, राजनीतिक फायदे के लिए, आप ये कह सकते हो कि बनती तो ये चीजें जो है वो आंदोलन के लिए है, लेकिन कब ये हाईजेक हो जाती है इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए 6 जून से इस देश के विपक्ष की जो राजनीति है वो बदलने जा रही है। अब विपक्ष जेएनजी का कितना सहारा लेता है और उसको उकसाने के लिए किस तरीके के बयान देता है, और उसके बाद में यह भी तय होगा कि विपक्ष का जो ये अलायंस है उसका भविष्य क्या होगा, इसका एजेंडा क्या होगा, क्या सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आने को तैयार होगी, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक जो है वो अवसर, या आप कह सकते हो कि मौका है। और मौका इसलिए है क्योंकि खबर यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और परिसीमन, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन का जो मुद्दा था उसको महिला सशक्तिकरण बिल के साथ में जोड़कर लोकसभा में पेश किया था, लेकिन लोकसभा में वो पास नहीं हुआ। तो अब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ परिसीमन को जोड़कर अब वापस से इस प्रस्ताव को 2029 से पहले लोकसभा से पास कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब, या आप कह सकते हो कि मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में डीएमके और टीएमसी, डीएमके इसलिए है
जहां एक तरफ डीएमके के साथ चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी चली जाती है टीवीके के साथ। उसके बाद से डीएमके नाराज चल रही है और ऐसी स्थिति में डीएमके जब ये कहती है, लोकसभा स्पीकर से ये मांग रखती है कि उनकी सीट बदल दी जाए, कांग्रेस पार्टी के साथ वो बैठना नहीं चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि बाहर से किसी भी तरीके से डीएमके से समर्थन मांगा जाए। तो समर्थन की शर्त क्या हो सकती है? समर्थन की शर्त हो सकती है कि डीएमके जो चाहती थी कि जिस तरीके से उत्तर भारत के जो राज्य है जिनकी आबादी ज्यादा है और दक्षिण भारत के राज्यों ने जिन्होंने आबादी को कंट्रोल किया है, उसके अनुपात में उस दक्षिण के राज्यों को नुकसान ना हो। तो फिर फॉर्मूला यही निकल कर आता है कि जो सीटों की संख्या है सभी राज्यों की 50% बढ़ा दी जाए, जिसमें डीएमके भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर सके। और डीएमके के सांसदों की संख्या लगभग जो है वो 28 के आसपास है। तो ठीक ऐसे ही टीएमसी में डीएमके के सांसदों की संख्या 22 के आसपास है और टीएमसी के सांसदों की संख्या 28 है, जिसमें से 2/3 मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो वो संख्या जाती है 20 के आसपास। तो भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि टीएमसी जो है वो टूटे और 2/3 के आसपास सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में विलय करे, ताकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में मजबूत हो। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 8 सांसदों के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और यही एक जो है वो कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कि वो 2/3 मेजोरिटी के आसपास चले जाए और खुद की जो सीटों की संख्या थी उसको 272 के आसपास या उसके नजदीक ले जाया जाए, ताकि इस समस्या का सामना दोबारा नहीं करना पड़े। तो विपक्ष की अपनी समस्या है, परिवार को बचाना है, पार्टी बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे फैसले जिनको जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण बिल जो है और संविधान का 131वां संशोधन था उसको रोकने के लिए किया गया, उस तरीके से इस तरीके का काम जो है वो किया जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।